हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। तो क्लास 12th क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने फॉर्मूलाज का रिवीजन स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए थे। तो आज हम सेकंड चैप्टर के यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के सभी फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। तो सीरीज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने सेकंड चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज कराए हैं, तो वो वीडियो भी जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन फॉर द चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला आता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आता है। फर्स्ट फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ही आप पढ़ते हो, जो क्या होता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। किसी भी यूनिट चार्ज पर हम वर्क करते हैं, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वर्क मूव कराने के लिए इन्फिनिटी से, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से हम किसी एक पॉइंट पे लेके आते हैं, तो उसमें जो हमारा वर्क होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉल्ट होती है। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर पहले से कोई पॉइंट चार्ज है सिस्टम में और उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू क्या होता था, के क्यू बाय आर होता था। V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक है। तो K की वैल्यू तो आपको पता ही है, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 या 9 × 10⁻⁹ ये इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। ठीक है। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल शेल का। ठीक है। तो कोई स्फेरिकल शेल होती है, स्फेरिकल शेल में हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है। ये इसका सेंटर है और इसकी जो रेडियस होती है वो कैपिटल आर होती है। तो हम बाहर एक पॉइंट पी लेते हैं, एक सरफेस पे लेते हैं और एक उसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं। ठीक है। तो 3 पॉइंट्स पे हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ने निकालना है किसके कारण, शेल के कारण, तो हम इस तरह से निकालते हैं। फर्स्ट हम लेंगे आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड दी शेल, द पॉइंट आउटसाइड दी शेल, यानी कि जो स्मॉल आर होगी वो ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। मतलब ये जो आर डिस्टेंस हमने जो बाहर पॉइंट पी लिया है, ये इससे टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर होती है। ठीक है। तो ये कैपिटल आर से ज़्यादा है, तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर का जो यहाँ पर केस बनेगा, उसमें V की वैल्यू बिल्कुल पॉइंट चार्ज के कारण आती है। जो आपकी पॉइंट चार्ज में आती थी वही वैल्यू आती है, 1/4πε0 क्यू बाय आर या के क्यू बाय आर। ठीक है। सेकेंड, अगर अपन बात करें सरफेस की, एट सरफेस की, अगर अपन सरफेस पॉइंट की बात करें तो वहां पर आर किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। तो उस केस में V इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ज़्यादा फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं आता, बस आर की जगह, स्मॉल आर की जगह आपको यहाँ पर क्या लगाना होता है, कैपिटल आर लगाना होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका एट आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो उस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो रहता है वो के क्यू बाय कैपिटल आर रहता है। ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट था, सरफेस पे पॉइंट था। तो आउटसाइड हो गया, एक आपका सरफेस पे हो गया। अब हम देखेंगे इनसाइड पॉइंट। सो अब अपन लेंगे इनसाइड पॉइंट। अगर पॉइंट इनसाइड है, अगर पॉइंट शेल के इनसाइड है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल सरफेस में ही होता है, इनसाइड पॉइंट। अगर अपन पॉइंट को इनसाइड लें, इनसाइड दी स्फेरिकल शेल, यानी कि
आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर हो तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, जो सरफेस पे वैल्यू है वही इनसाइड वैल्यू रहेगी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, जिसके कारण सरफेस पे और अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण तीनों केसेस हमने देख लिए इसके। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, फर्स्ट इज आउटसाइड, सेकंड इज एट सरफेस एंड थर्ड इज इनसाइड पॉइंट। ठीक है, कितने फॉर्मूलाज हो गए आपके? इट इज 3 नंबर फॉर्मूला, आई थिंक थर्ड फॉर्मूला इट इज। ओके, सो अब फोर्थ फॉर्मूला पे चलते हैं अपन। अब आता है फोर्थ फॉर्मूला। तो फोर्थ फॉर्मूला हम पढ़ते हैं किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कारण। ठीक है, अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू non-conducting सॉलिड स्फीयर। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो फिर हम किस तरह से निकालेंगे? तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। अब ये पूरा स्फेरिकल शेल नहीं है, ये पूरा सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। तो इसके भी अपन 3 पॉइंट ही लेने वाले हैं, एक तो बाहर पॉइंट लेंगे, एक सरफेस पे लेंगे और एक अंदर कहीं पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो जब अपन अंदर पॉइंट लेते हैं तो हमें गाउसियन सरफेस एज्यूम करनी होती है। इस तरह से हम कोई सरफेस बनाते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, तो इसमें भी 3 पॉइंट ही बनेंगे। फर्स्ट इज आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कि आउटसाइड पॉइंट। यहाँ पर भी क्या बनेगा? फर्स्ट आउटसाइड पॉइंट। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है, पी पॉइंट अगर बाहर हमने लिया है, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका सेम रहता है जो आपका स्फेरिकल शेल केस में आता था या पॉइंट चार्ज के केस में आता था, तो वही चीज़ रहेगी इसमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल आर होती है। ठीक है, सेकेंड हमें कहाँ लेना है? एट सरफेस पे। सेकेंड हमें कहाँ लेना है? एट सरफेस पे, मतलब आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पे। ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिल्कुल आपका स्फेरिकल शेल जैसा ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर। अब इनसाइड पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट इनसाइड द स्फीयर, मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इस केस में पॉइंट कहीं यहाँ इनसाइड लेना पड़ता है, हमें पी पॉइंट यहाँ पर एज्यूम करना होता है और ये डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल आर होती है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आता है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें, वो वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि यहाँ डेरिवेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डेरिवेशन देख लीजिएगा इसका, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। अपॉन में 2r क्यूब, अपॉन में क्या हो जाता है? 2r क्यूब आता है। ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट वैल्यू रहती है। ठीक है, किसके के कारण? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण। बस इनसाइड का केस अलग है, बाकी सारे केसेस सेम रहते हैं स्फेरिकल शेल जैसे। ओके, तो ये थे फॉर्मूलाज किसके? यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ नंबर फॉर्मूला आपका। फिफ्थ फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसको हम किस तरह से निकालते हैं? तो वैसे जनरली ये E और V के बीच में रिलेशन होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन E एंड V, कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन E वेक्टर एंड V वेक्टर। सॉरी, सो E इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? अगर अपन ध्यान से देखें तो E इज इक्वल्स टू VDR होता है, E इज इक्वल्स टू VDR होता है, या DVDR, अपन इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, अगर हम यहाँ E की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका E इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो E की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? VDR के बराबर होती है। मतलब सॉरी, उल्टा हो गया, सॉरी,
यहाँ जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है V, क्योंकि E इज इक्वल्स टू, हम किस तरह से लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाय dr, इस तरह से लिखा जाता है। तो जो dV की वैल्यू होती है वो आपकी आती है माइनस ई डी आर। डी वी इज इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस ई डी आर। और इसी डी वी बाई डी आर को, इसी डी वी बाई डी आर को अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जिसको हम इस तरह से डेल वी करके शो करते हैं। इट इज डेल वी, ठीक है, डेल वी। सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर जो होता है, या डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ये रिलेशन इनके बीच में होता है, ठीक है। और अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करोगे, अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करोगे, डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल्स टू, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पर वी आता है आई कैप, प्लस डेल वी बाय डेल वाई जी कैप, प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। डी वी बाई डी आर को डेल वी कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये इसके फॉर्मूला हो गया, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो ई और वी में ये रिलेशन होता है, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला हम देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, it is electrostatic potential energy of a system of two charges, of a system of two charges। अगर दो चार्जेस दे रखे हों तो दो चार्जेस के सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी U होती है, विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस R12। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की। या इसको जनरल वे में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्क डन के ही बराबर होती है। तो जो वर्क डन होता है आपका W होता है, वही पोटेंशियल एनर्जी बनता है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि Q1 Q2 बाय R, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केसेस में। अब अपन सेवंथ जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो कैपेसिटेंस का पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस का हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। कैपेसिटेंस Q इज इक्वल्स टू, कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू क्या होता है? कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। इट इज चार्ज पर वोल्ट, ठीक है, फेराड इसकी यूनिट होती है। तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, और यहाँ से जो चार्ज का फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल्स टू CV बनता है, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कैपेसिटेंस, एर्थ फॉर्मूला, एर्थ कुछ अलग ही स्टाइल में बन गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको दोबारा बना देते हैं। सो एर्थ फॉर्मूला है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है आपके पास, एक आपके पास क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। इस पर Q चार्ज है और इसका पोटेंशियल अगर V है, तो पोटेंशियल इसकी, इस पर जो कैपेसिटेंस C होती है वो होती है आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R के बराबर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। C की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ओनली रेडियस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाइन्थ फॉर्मूला पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ओनली एयर बिटवीन प्लेट्स, ओनली एयर बिटवीन प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच में सिर्फ एयर ही और कोई मीडियम नहीं है तो जो कैपेसिटेंस सी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो होती है एप्सिलॉन नॉट डी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए, नॉट डी तो नीचे आता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से होता है आपका, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये आपका, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपका इक्वली नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, इसके बीच में सिर्फ एयर है और इन दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल डी हो तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी होती है। और इन सरफेसेस का जो एरिया है, इसका जो एरिया है इन दोनों प्लेट्स का वो ए है, प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है, ठीक है। तो जो प्लेट्स का एरिया होता है वो ए होता है यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और कुछ भी मीडियम इनके बीच में नहीं है, एयर है, तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला। 10th, अगर हम यहाँ पर किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करा दें, अगर हम किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करा दें जिसकी थिकनेस डिस्टेंस से कम है, ठीक है, जिसकी थिकनेस डिस्टेंस से कम है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if metallic conductor of thickness T is introduced between plates where T is less than D, ठीक है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम एक मेटलिक कंडक्टर को इंट्रोड्यूस कर दें, किसी एक मेटलिक कंडक्टर को इंट्रोड्यूस कर दें, तो मेटलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के कारण सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटर सरफेस पे रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहता है? सिर्फ आउटर सरफेस पे रहता है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उस केस में जो आपके पास कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला आता है और इसकी थिकनेस T है, इस मेटलिक कंडक्टर की थिकनेस T है और प्लेट्स की डिस्टेंस D है, तो इस केस में C का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T। दिस इज कैपेसिटेंस, व्हेन अ मेटलिक कंडक्टर इज इंट्रोड्यूस, ओके। और अगर हम, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपका? 10th नंबर फॉर्मूला हो गया। अब 11th फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। इफ, इसी का ही फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें, इफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टिंग, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी K is introduced, तो उस केस में C का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ठीक है। तो ये कब आता है? जब अपन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं, ओके। और ये जो अपन ने डायरेक्ट स्लैब को इंट्रोड्यूस किया है तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये जो केस है ये किसका है? इट इज कंप्लीटली फिल्ड,
कोई स्पेस नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के बीच में अपन ने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। ये प्लेट्स हैं आपकी, और इस पूरे मीडियम में हमने यहाँ पर, इस पूरे मीडियम में यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा दिया है, बिल्कुल यहाँ पर बीच में, यहाँ पर बिल्कुल। एक बार इसको दोबारा बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर थिकनेस टी जीरो मान ली गई है, ठीक है, थिकनेस टी को क्या मान लिया गया है, जीरो मान लिया गया है। तो ये आपके कैपेसिटर था, तो यहाँ पर इस पूरे मीडियम में, यहाँ पर इस पूरे मीडियम में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, इस पूरे मीडियम में यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। यानी इस पूरे मीडियम में क्या फिल होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल्ड होगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है, तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी तब वो C = K एप्सिलॉन नॉट A/D दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस हो, अगर अपन थिकनेस की बात करें, इफ T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इफ यहाँ पर तो थिकनेस को अपन ने नेग्लिजिबल, थिकनेस जो है यहाँ पर जो नेग्लिजिबल तो नहीं है, यहाँ पर थिकनेस T जो है वो D के बराबर ही हो गई है ना इस केस में, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो थिकनेस D के बराबर हो गई। एंड इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ T thickness introduced where T की वैल्यू लेस देन D है, इस केस में क्या होगा, यहां पर C की वैल्यू फिर डिफरेंट आती है। C = हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T/T ये फॉर्मूला यहां पर आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर आता है। और इसी केस में देख लो, अगर, क्योंकि यहां पर प्लेट्स हैं और प्लेट्स के बीच में अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला गया है उसको बीच में डाला गया है, जिसकी कुछ T थिकनेस है, और वो थिकनेस उसकी डिस्टेंस से कम है। जो थिकनेस है, ये T थिकनेस है, इसकी डिस्टेंस से कम है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ही है, ठीक है। तब कैपेसिटेंस C एप्सिलॉन नॉट A D-T प्लस T/K आ जाता है। अगर आप इस फॉर्मूले में T = D पुट अप कर दोगे तो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑल फॉर्मूलाज आर रिलेटिव, ठीक है। चलो 13th फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। 13th फॉर्मूला है आपका, अगर कैपेसिटर्स इन सीरीज हैं, अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो जो आपकी कैपेसिटेंस होगी, यानी कि जो टोटल कैपेसिटेंस होगी, जिसे अपन नेट कैपेसिटेंस कहेंगे या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे, तो 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से दी जाएगी। अगर 3 है तो 3, बहुत ज़्यादा है तो प्लस सोन लगा दो, बस आगे 1/CN तक चलता रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो CP पैरेलल का आएगा, अगर अपन 3 की बात करें तो 3 के लिए, N की बात करें तो ये फॉर्मूला सो ऑन CN तक चलता रहेगा, ठीक है। तो सीरीज का फॉर्मूले में तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN सो ऑन तक आता रहता है, और CP का फॉर्मूला बनता है, अगर कैपेसिटर्स को अगर अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 से दी जाती है, उनका सम होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। 15th है आपकी, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला भी देख लो भाई, एनर्जी कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, तो U = 1/2
सी वी स्क्वायर, या फिर u इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू वी, या फिर u इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ये तीन फॉर्मूला होते हैं एनर्जी के, ठीक है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट होती हैं। अगर कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर अपन को निकालनी है तो यू इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर 1/2 क्यू बी और 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ये फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने सारे फॉर्मूलाज 15 फॉर्मूलाज टोटल रिवाइज किए हैं। एक बार जल्दी से इनका रिविजन कर लें। जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनको आप रिवाइज करो बार बार। चैप्टर 2 के सारे फॉर्मूलाज हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कर लिया हमने, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कर लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का कर लिया, इनसाइड पॉइंट का देख लिया, आर इज इक्वल्स टू आर इज सॉरी तीनों केसेस के लिए अगर शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के हमने 3 केस देख लिए। स्फीयर के भी हमने 3 केस देख लिए। ये स्फीयर का था, इसके 3 केस देख लिए, शेल का था, ठीक है। शेल के कारण देख लिया, स्फीयर के कारण देख लिया, ई और वी में रिलेशन देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस हमने देख लिया, कैपेसिटेंस के सारे फॉर्मूलाज हमने देख लिए। पैरेलल प्लेट के जब मीडियम नहीं हो, कोई भी अपन ने कोई भी स्लैब नहीं डाला है, एयर है प्लेट्स के बीच में, तब जब प्लेट्स थिकनेस टी लेस देन डी डाली तब, और डायरेक्ट्रिक स्लैब की इंट्रोड्यूस किया तब, और जब डायरेक्ट्रिक स्लैब की कुछ थिकनेस टी है और लेस देन डी है, उस केस में भी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। कैपेसिटर सीरीज, कैपेसिटर पैरेलल और एनर्जी स्टोर्ड, लास्ट हमने फॉर्मूला 3 फॉर्मूला इसके देख लिया, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ओके। तो आज का सेशन एंड होता है। चैप्टर 2 के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो चुके हैं। सीरीज के साथ बने रहिए, आगे और चैप्टर्स के फॉर्मूलाज में लेके आऊँगा। इसमें मैं आपको पूरे फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज अच्छी तरह से रिवाइज करा दूंगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड कीप प्रैक्टिसिंग।